ओके, हेलो फ्रेंड। एक बार पुनः आपका सार्थक एजुकेयर में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के विषय में डिस्कशन आरंभ किया था। तो उसमें हमने बताया कि भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि मौलिक अधिकार के विषय में कुछ विशिष्ट बातें हैं जो कि एक तरह से ये कहा जाए कि ये केवल जो है मौलिक अधिकार के ही विशेष लक्षण कहे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार जो है किसके विरुद्ध दिया गया है, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे अनुच्छेद 12 के तहत। इसके अतिरिक्त जो है मौलिक अधिकार का संविधान में या सामान्य जीवन में कहा जाए क्या इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, इसके विषय में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है डिस्कस किया गया है, उस पर भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मौलिक अधिकार के बारे में जो कुछ विशिष्ट बातें यह है कि मौलिक अधिकार वास्तव में भारत की जनता को राज्य के विरुद्ध दिया गया है। तो राज्य के विरुद्ध देने का अर्थ होता है ये कि जैसे जो है भारत की जनता जो है सीधे सीधे जो है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो राज्य के जितने भी अंग हैं उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस परिस्थिति में जो है एक बातें जो है यह है जो कि राज्य के विरुद्ध जो है, लेकिन एक बात यह भी जो है मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि जनता को जनता के विरुद्ध भी दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 15(2), 17 और 7(7)(21) ये क्या है, ये वास्तव में जो है राज्य के विरुद्ध भी हैं और प्लस जनता को जनता के विरुद्ध भी हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे जो है जितने भी मूल अधिकार हैं यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक और 31 को छोड़ करके इनमें जो है मूल अधिकार को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहली बात है ये कि केवल नागरिकों को अर्थात भारत के नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार, और यह जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 या यूं कहा जाए कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। किंतु अन्य जितने भी शेष मूल अधिकार हैं यानी मौलिक अधिकार हैं वह भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी दिया गया है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यदि जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखा जाए तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थित है, अर्थात यह संविधान द्वारा प्रदत्त है और संविधान द्वारा संरक्षित भी है। संविधान द्वारा संरक्षित भी है। तो इस तरह से जो है इसकी एक खास विशेषता है। अब जैसे जो है कानून है, जो सामान्य कानून है वो साधारण संहिता के द्वारा जो है संरक्षित होता है। दूसरी बात है मैंने जो है अधिकारों के प्रकार में बताया था आपको कि यदि कोई सामान्य कानून या संवैधानिक कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो इसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो है उल्लंघन के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये देखा जाए कि जैसे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है और साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जो है व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध जो मांग करता है तो उस मांग के अनुसार या मांग के अनुकूल उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय व्यक्ति को प्रतिफल प्रदान करता है जिसे रिट कहा जाता है।
जिसे रिट कहा जाता है। अब तीसरी बात यहाँ जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का यदि संशोधन किया जाता है तो उस परिस्थिति में यह संशोधन अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया अर्थात संविधान संशोधन के संदर्भ में जो है अनुच्छेद 368 है और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। अर्थात जो है इसे विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और विशेष बहुमत का अर्थ यह होता है कि कुल संख्या का 50% प्लस 1 बहुमत। और दूसरी बात है प्रेजेंट इन वोटिंग, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले का 2/3, अर्थात इसे दोहरा बहुमत भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो देखा जाए कि अगर हम संशोधन करना चाहते मूल अधिकार में तो उस परिस्थिति में विशेष बहुमत से ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक खास बात यह है कि मूल अधिकार का यदि जो है संविधान का कोई भी प्रावधान उल्लंघन करे या इसके अतिरिक्त जो अन्य कोई भी विधि जो है उल्लंघन करे तो उसे उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो हमें ये लगता है हो गई होगी। अब जैसा कि मैंने जो है इस शुरुआत में ही बताया कि मौलिक अधिकार वास्तव में जो है राज्य के विरुद्ध यानी मूलतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो राज्य शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित तत्व जो है राज्य के अंतर्गत शामिल होंगे। जैसे नंबर 1 में भारत सरकार एवं भारत की संसद, इसके अतिरिक्त जो है राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा भारत के भीतर या भारत के नियंत्रण वाले सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी इस राज्य की परिभाषा को समावेशी बना दे। यानी ये कहा जाए कि सबसे पहली बात है कि प्राधिकारी किसको कहेंगे तो प्राधिकारी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को संविधान अथवा कानून के द्वारा अधिकार दिया जाए तो उसे प्राधिकारी या अथॉरिटी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब जो है यह होता है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था को कानून बनाने या लागू करने या दोनों का अधिकार दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसे अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। तो यहाँ जो है स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को भी अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य माना गया है। अब इनमें से कोई भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे क्या की जाएगी शून्य घोषित कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है। जैसे पंचायती राज की संस्थाएं, जिला बोर्ड या पर्वतीय परिषद हो गए या मान लीजिए जो है आपका क्या कहते हैं जो नगर परिषद या नगर निगम से जुड़े हुए हो गए, ये सभी के सभी जो क्या हैं स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कोई भी यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उस परिस्थिति में उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है।
अब दोस्तों एक बात यह है कि हम लोग जो है अनुच्छेद 13 के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसे जो है मूलतः इसके 3 भाग को पढ़ने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 13(1) यह वैसी विधियों के विषय में कहता है जो विधि संविधान लागू होने से पूर्व लागू किए गए थे, अर्थात जो है 26 जनवरी 1950 से पूर्व की विधियों के विषय में अनुच्छेद 13(1) कहता है। और अनुच्छेद 13(2) के बारे में अगर कहा जाए, 13(2) के विषय में कहा जाए तो वैसी विधियों के विषय में जो है ये कहा जा रहा है जो 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुई या लागू हो रही है। तो इस तरह से जो है इन दोनों विधि के विषय में जो है ये चर्चा की गई है। अब इनमें से कोई भी विधि मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि आप देखें मात्रा के विषय में तो जैसे सपोज जो है कोई विधि है, जैसे सेक्शन मान लीजिए, और इस सेक्शन में जैसे ए, बी, सी, डी इतने उप सेक्शन यानी सब सेक्शन हैं, और ऐसी परिस्थिति में मात्र इतनी मात्रा में जो है मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ डी और सी और डी को ही जो है क्या कहते हैं शून्य घोषित किया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में शेष प्रावधान को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। किंतु यदि जो है पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरी विधि को ही शून्य घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अनुच्छेद 13(3) में विधि क्या है इसके विषय में चर्चा की गई है। तो विधि क्या है, तो उसके अंतर्गत जो है मूल विधि, अर्थात जो पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं और उसको लागू करने के लिए जो उप विधियां बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना। तो अधिसूचना और इसके अतिरिक्त रूढ़ि एवं प्रथा, ये सभी के सभी जो है विधि कहलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मूल विधि के विषय में जो है, जैसा मैंने बताया कि जिसे जो है विधानमंडल के बारे में जो है कि विधानमंडल अथवा संसद जिसे पारित करता हो और पारित करती हो, और दूसरी बात यह है कि उसको लागू करने के लिए जो विधियां बनाई जाए वो उप विधि हुई। इसके अतिरिक्त जो आदेश होते हैं, आदेश कार्यपालिका के आदेश यानी प्रशासन अथवा जो है राजनीतिक कार्यपालिका के आदेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जब संसद की बैठक नहीं चल रहा हो, कम से कम जो है एक सदन की भी बैठक नहीं चल रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति की राय में कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अपनी अधिघोषणा से कानून बना सकता है, जिसको अध्यादेश कहते हैं। और राज्य के केस में यही कार्य राज्यपाल को दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसे लागू करने के लिए जो सूचना दी जाती है उसको अधिसूचना कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है रूढ़ि और प्रथा जो समाज के अंतर्गत हैं, जो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अंततः जो है वह मानवता के खिलाफ है, इसके अतिरिक्त मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। तो ये सभी जो है रूढ़ि प्रथा भी कानून के अंतर्गत हैं। इनमें से कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन करे, यानी एक बार पुनः जो है मैं पीछे जाना चाहूँगा कि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) की घोषणा है कि इनमें से कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दी जाएगी। और
कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त एक बातें और भी जो है मैं बताना चाहूँगा कि यह अधिकार किसे दिया गया, यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को मूलतः दिया गया और इसे जो है न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द के माध्यम से इसे निरूपित किया जाता है। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि थोड़ा बहुत थोड़ी मात्रा में या सीमित मात्रा में कहा जाए तो न्यायिक पुनर्विलोकन का उपयोग अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मूल अधिकार के इस भाग में आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है समझे होंगे, समझ आपकी स्थापित हुई होगी और साथ साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।